Hello to all and welcome again to our channel. सेल बायोलॉजी से कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर पॉइंट्स मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये वन लाइनर जो पॉइंट्स है डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी कंपटीशन एग्जामिनेशन आज तक हुए हैं, चाहे वो सीबीएसई पीएमटी हो, आरपीएमटी हो, आरपीएससी हो, उन्हीं के क्वेश्चन से लेकर बनाए गए हैं और आप लोगों के लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो देखिए, कॉर्क के सूक्ष्मदर्शी अध्ययन द्वारा रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। आप सभी जानते हैं कि कॉर्क की कोशिकाओं का जो अध्ययन है वो रॉबर्ट हुक ने किया था और सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी और उनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। जेड जेंसन व एच जेंसन ने सर्वप्रथम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन किया, यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सबसे पहले वर्णन करने वाले थे जेड जेंसन और एच जेंसन। वर्तमान में जो प्रयोगशाला में उपयोग होने वाला सूक्ष्मदर्शी है उसको विल्सन वैज्ञानिक ने मॉडिफाई किया, यानी वर्तमान में जो हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यूज करते हैं प्रयोगशाला में उसको मॉडिफाई करने का श्रेय विल्सन को दिया जाता है। सबसे छोटी सेल पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल आप ये याद रखेंगे। एंटोनियो वन ल्यूवेनहुक ने सर्वप्रथम शुक्राणु, जीवाणु व प्रोटोजोआ सदस्यों का सूक्ष्मदर्शीय परीक्षण किया, यानी सबसे पहले जीवित सेल देखने वाले वैज्ञानिक जो थे वो एंटोनियो वन ल्यूवेनहुक थे। रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड पौधों की जड़ों में सबसे पहले केंद्रक की खोज की थी। रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के द्वारा होती है, ओमनिस सेलुला इसेलुली, हमने पढ़ा भी है। मिशर ने पस सेल्स मवाद कोशिकाओं से न्यूक्लियो प्रोटीन को पृथक किया, यानी जो पस सेल्स होती है, मवाद सेल्स होती है, वहाँ से डीएनए को पृथक करने का श्रेय मिशर को जाता है। वायरस सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है वह, इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो एब्सेंट होता है। नोएल व रुस्का ने 1932 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। पोर्टर ने ईआर की खोज की थी। ऑस्ट्रिच एक सबसे बड़ी कोशिका होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वन लाइनर है, ये प्रश्न किसी न किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप इन्हें बिल्कुल पढ़ लें, अच्छे से कर लें। पादप कोशिका में गोल्जिकाई बिखरा हुआ होता है, इसे डिक्टियोसोम हम कहेंगे। बिल्कुल, पादप कोशिका में गोल्जिकाई को डिक्टियोसोम कहा जाएगा। हाइलोप्लाज्म में पाई जाने वाली जीवित रचनाओं को अंगक व निर्जीव वस्तुओं को मेटाप्लास्ट कहते हैं, यानी जो आपका साइटोसोल है हाइलोप्लाज्म है, उसमें जो जीवित रचनाएं या सेल ऑर्गेनिल मिलेंगे उन्हें हम अंगक बोलेंगे और निर्जीव वस्तुओं को मेटाप्लास्ट कहा जाता है। रिक्तिकाएं, क्रिस्टल, तैलीय बूंदे मेटाप्लास्ट के उदाहरण हैं, यानी रिक्तिकाएं जो है, क्रिस्टल है, तैलीय बूंदे हैं, ये सब मेटाप्लास्ट के उदाहरण माने जाएंगे। रॉबर्टसन ने इकाई कला मत का प्रतिपादन किया व कोशिका कला को इकाई कला नाम दिया, तो ये आपको याद रखना है। सर्वप्रथम कोशिका कला की संरचना का अध्ययन ओवरटॉन ने किया। द्रव मोजेक मत का प्रतिपादन सिंगर व निकोलसन ने किया। लिपिड परत में पूर्ण या आंशिक रूप से धसी प्रोटीन को आंतरिक प्रोटीन कहते हैं, यानी आप लोगों को पता ही है कि जो संरचना होती है प्लाज्मा झिल्ली की, उसमें दो प्रकार के प्रोटीन पाई जाती है, आंतरिक प्रोटीन और बाहरी प्रोटीन या बाह्य प्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स व शर्करा, शर्करा सबसे कम 5% तक पाई जाती है, के द्वारा निर्मित होती है। विसरण व परासरण निष्क्रिय अभिगमन के उदाहरण है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के। फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, सोडियम पंप आदि में कोशिकीय ऊर्जा एटीपी खर्च होती है। बाह्य माध्यम से कोशिका द्वारा पदार्थों को भीतर ग्रहण करना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण फेगोसाइटोसिस व तरल पदार्थों का अंतर्ग्रहण पिनोसाइटोसिस कहलाता है। केवल आप लोगों को एक बार रीडिंग मारनी है स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स की, और बिल्कुल आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने में इनसे मदद मिलेगी। पोर्टर को ईआर का खोजकर्ता माना जाता है। यह ही एक ऐसा कोशिकांग है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें शाखित नलिकाएं या ब्रांच ट्यूबुल्स पाई जाती है। ईआर द्वारा गोल्जी बॉडी का निर्माण होता है। बेकर ने गोल्जी को लाइपोकॉन्ड्रिया नाम दिया। गोल्जी में पोलरिटी पाई जाती है, गोल्जी बॉडी में या गोल्जी एपरेटस में। गोल्जी द्वारा स्पर्म में एक्रोसोम का निर्माण किया जाता है। बिल्कुल, स्पर्म का जो टोपीनुमा स्ट्रक्चर आगे वाला एक्रोसोम वो गोल्जी बॉडी के द्वारा बनाया जाता है। गोल्जी द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स भी इसके द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैले भी कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज डी दवे द्वारा की गई। लाइसोसोम की अधिक संख्या बक्ष्काणुओं या फेगोसाइटोट्स में मिलती है, यानी जो फेगोसाइटोसिस करने वाली सेल्स है उसमें लाइसोसोम ज़्यादा मिलते हैं। लाइसोसोम के चारों ओर इकाई झिल्ली होती है। लाइसोसोम में जल अपघटनीय एंजाइम या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम ऐसा कोशिका अंगक है जिसमें बहुरूपता पाई जाती है। लाइसोसोम कोशिकीय पाचन से संबंधित अंगक है। राइबोसोम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है।
स्वतंत्र राइबोसोम की तुलना में संलग्न राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण तीव्र होता है। बिल्कुल अच्छा पॉइंट है। राइबोसोम में इकाई झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता है। यह प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। राइबोसोम की उप इकाइयों के संयोजन व वियोजन हेतु मैग्नीशियम आयन Mg2+ की सांद्रता उत्तरदायी है। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान mRNA छोटी उप इकाई के साथ जुड़ता है। राइबोसोम जाति विशिष्ट नहीं होते हैं। राइबोसोम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन द्वारा निर्मित होते हैं, आरएनपी प्रोटीन। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम का निर्माण साइटोप्लाज्म में होता है। यूकैरियोट्स में राइबोसोम का निर्माण न्यूक्लियोलस में होता है। तो दोनों अच्छे पॉइंट है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री व सेल इंजन भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम पाए जाते हैं 70s प्रकार के। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में 70s प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं, और बाकी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80s और 70s दोनों ही प्रकार के राइबोसोम मिलेंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाए जाएंगे। राइबोसोम सबसे छोटे कोशिका अंगक है। सेंट्रियोल को सेल सेंटर भी कहा जाता है। प्रत्येक सेंट्रियोल में 9 अनुदैर्घ्य परिधीय तंतुक पाए जाते हैं। 9+2 अपन ने व्यवस्था देखी है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 9+0 अरेंजमेंट जो है वो सेंट्रियोल में मिलता है, और 9+2 जो अरेंजमेंट है वो सीलिया और फ्लैजिला में पाया जाता है। बिल्कुल आप ध्यान देंगे, 9 तो परिधीय तंतु होते हैं और 2 सेंट्रल तंतु होते हैं सीलिया और फ्लैजिला में, और सेंट्रियोल में 9 परिधीय होते हैं और सेंट्रल में 0 मिलेंगे। बिल्कुल आप ये व्यवस्था याद रखेंगे। शुक्राणु जनन के दौरान दूरस्थ तारक काय द्वारा पूंछ का उद्भव होता है। सेंट्रियोल प्रोकैरियोटिक सेल डाइटम व उच्च पादपों में एब्सेंट होती है। सेंट्रियोल में कार्टविल संरचना पाई जाती है। बिल्कुल कार्टविल स्ट्रक्चर सेंट्रियोल की होती है। ये आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि कार्टविल स्ट्रक्चर जो है वो किसकी पाई जाती है, तो सेंट्रियोल की पाई जाती है। सेंट्रियोल में ट्यूबुलिन नामक संरचनात्मक प्रोटीन पाई जाती है। सेंट्रियोल में डीएनए व आरएनए की उपस्थिति भी प्रमाणित की जा चुकी है। सेंट्रियोल को घेरे हुए कोशिका अंगक व कणिका रहित भाग को सेंट्रोस्फीयर हम कहते हैं। सेंट्रियोल की माइक्रोट्यूबुल व आधार काय में एटीपेज, लिपिड और ट्यूबुलिन पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कोलिकर ने कीटों की रखित पेशियों में देखा था। आल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा। माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण बेंडा द्वारा किया गया। एच.एफ. मोरान ने F1 कणिका को सर्वप्रथम देखा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाने वाली F1 कणिका को फर्नांडीज मोरान ने सबसे पहले देखा। सबसे छोटे परिमाप के माइटोकॉन्ड्रिया यीस्ट में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की सर्वाधिक संख्या कीटों की उड़न पेशियों में होती है, जहां इन्हें सार्कोसोम के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी इकाई झिल्ली द्वारा गिरा हुआ कोशिकांग है। अंत माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली पर अंगुलियों के समान प्रवर्धकों को हम किस्टिक कहेंगे। इलेक्ट्रॉन परिवहन में इलेक्ट्रॉन का क्रम निम्नानुसार होता है: एनएडी, एफएडी, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम ए3। बिल्कुल आप ये क्रम याद करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया व बैक्टीरिया दोनों में प्रोटीन सिंथेसिस का संदमन क्लोरमफेनिकोल द्वारा किया जा सकता है। अच्छा प्रश्न है। एंटीबायोटिक का क्लोरमफेनिकोल। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिका अंगक कहा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में ही इनका खुद का डीएनए पाया जाता है, तो ये दोनों सेमी ऑटोनोमस कोशिकांगक हो जाएंगे। सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल भी आप इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर व सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, जिनकी संख्या 2 या 3 होती है। स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी में केंद्रक एब्सेंट होता है। अपवाद स्वरूप ऊँट व लामा की आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जंतु कोशिकाओं में केंद्रीय अवस्था सिंस्टियम व पादप कोशिका में सिनोसाइट कहलाती है। तो दोनों में आप अलग अलग याद रखेंगे, सिंस्टियम क्या होता है, सिनोसाइट क्या होता है। केंद्रक पर दोहरी इकाई झिल्ली पाई जाती है। अंतः केंद्रक झिल्ली के नीचे स्थित तंतुमय स्तर को फाइब्रस लेमिना हम कहेंगे। केंद्रक झिल्ली का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन सर्वप्रथम केलन व टॉमलिन द्वारा किया गया। केंद्रक झिल्ली का उद्भव ईआर द्वारा होता है। केंद्रक द्रव्य में कोशिका द्रव्य की तुलना में प्रोटीन व फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है। केंद्रिका नॉर से संबंधित है। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 13, 14, 15, 21, 22 नॉर का कार्य करते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्रिका में फास्फोप्रोटीन का अधिक होता है व इसमें आरएनए व राइबोसोम का निर्माण होता है। हेट्रोक्रोमेटिन में आरएनए की मात्रा अधिक व डीएनए की मात्रा कम होती है, जबकि यूक्रोमेटिन में आरएनए कम व डीएनए की मात्रा अधिक पाई जाती है। बार बॉडीज की संख्या की हम बात करें तो एक्स गुणसूत्रों की संख्या से एक आप माइनस कर देंगे तो बार बॉडीज निकल आएगी। जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं कि एक्स एक्स वाई, तो यहाँ पर कितनी बार बॉडी हो जाएगी, तो 2 - 1 आपको करना है, तो 1 बार बॉडी यहाँ पर पाई जाएगी। सेंट्रोमियर गुणसूत्रों का प्राथमिक संकुचन है। सेंट्रोमियर जो होता है गुणसूत्रों का वो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। द्वितीयक संकुचन फर्स्ट की हम बात करें तो नॉर से रिलेट होगा, ओनली सेट गुणसूत्रों में पाया जाता है, और 13, 14, 15, 21, 22 वाई गुणसूत्रों पर ये मिलेगा। और 1, 10, 13, 16 व वाई गुणसूत्रों पर मनुष्य में द्वितीयक संकुचन सेकंड पाया जाता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेकंड।
हिस्टोन्स व प्रोटीन्स कम आणविक भार वाले प्रोटीन्स हैं जो गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। हिस्टोन्स में ऑर्जिनिन व लाइसिन अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जबकि प्रोटामिन्स में ओनली ऑर्जिनिन अमीनो एसिड होता है। आर.डी. कॉर्नबर्ग व जेओ थॉमस ने न्यूक्लियोसोम मॉडल प्रस्तुत किया था। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, आप याद रखेंगे। गुणसूत्रों की संरचना का भलीभांति अध्ययन कोशिका विभाजन की मध्यावस्था या मेटाफेज में किया जा सकता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन का मुख्य घटक ट्रिप्टोफान में टायरोसिन अमीनो एसिड होते हैं। वायरस की खोज इवानोवस के द्वारा की गई। वायरस के प्रोटीन कोड को कैप्सिड व इसकी इकाइयों को यूनिट्स को कैप्सोमियर्स कहा जाता है। जीवाणु में वृत्ताकार डीएनए हिस्टोन्स प्रोटीन्स के बिना होते हैं। इनमें न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड या जिनोफोर या प्रोक्रोमोसोम भी कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसनीय एंजाइम कोशिका कला पर पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसनीय एंजाइम जो है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर मिलते हैं, इनर मेम्ब्रेन पर मिलते हैं। प्रत्येक सेल दोहरा जीवन व्यतीत करती है, यह कथन श्लीडेन ने कहा था। सर्वप्रथम सफलतापूर्वक संवर्धन करने का श्रेय वाइट को दिया जाता है। कल्चर करने का सबसे पहला श्रेय वाइट नामक वैज्ञानिक को दिया जाता है। टोटिपोटेंसी या पूर्ण शक्ति की प्रथम जानकारी हेबरलैंड ने दी थी। स्टीवर्ड ने गाजर पर प्रयोग करके पूर्ण शक्ति को प्रमाणित किया था या टोटिपोटेंसी को प्रमाणित किया था। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से ये 100 वन लाइनर मैंने बिल्कुल आपके सामने रीड किए हैं। आप लोगों को भी इनको रीड करना है अच्छे से और दिमाग में बिठाना है। यहाँ से आपका जो सेल बायोलॉजी का पोर्शन है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक्स है सेल बायोलॉजी का, और सारे वन लाइनर जो पॉइंट्स है वो प्रश्न की फॉर्म में पूछे भी जा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।